Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates. आज किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि राजनीति में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना चाहिए और बिजनेस में सफल होने के लिए क्या क्या करना चाहिए। यदि आपकी बुद्धि में क्षमता नहीं है और आपने बहुत बड़ा लक्ष्य बना लिया है तो आप आसानी से असफल हो जाएंगे। आपके अंदर यदि शारीरिक क्षमता नहीं है, शरीर आपका बहुत रोगी है, बीमार है, कमज़ोर है और आलसी भी है, तो लक्ष्य तो कमरे में बैठकर बनाया जाता है, लेकिन उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कठोर परिश्रम की भी आवश्यकता पड़ती है। इसलिए शरीर की स्थिति का भी आकलन कर लीजिए। नंबर 2, सफलता के लिए शरीर का स्वस्थ होना आवश्यक है और मन का संयमित होना आवश्यक है और बुद्धि का कुशाग्र होना आवश्यक है। अब सवाल ये है कि शरीर स्वस्थ कैसे होगा। इसके लिए जो आपको सूट करता है उस आहार को कम मात्रा में लीजिए, ना तो भूखे रहिए ना तो छके रहिए और चबा चबा कर खाइए। सम्यक व्यायाम भी कीजिए, थोड़ा प्राणायाम भी कीजिए, थोड़ा योगा भी कीजिए। स्वस्थ रहने के लिए हंसिए भी, प्रसन्न भी रहिए और स्वस्थ रहने के लिए प्रातःकाल समय पर जागिए भी और शाम को कोशिश करिए कि जल्दी सो जाइए। कभी कभी जागने में देर हो जाए किसी कारणवश तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रायः प्रातःकाल जागना आवश्यक है, क्योंकि सुबह सुबह की हवा 100 रोगों की दवा, ऐसा माना जाता है। नंबर 2, मन का संयमित होना। कई बार मनुष्यों के शरीर में भी क्षमता है और बौद्धिक क्षमता भी है, लेकिन मन चंचल बहुत है। तो लक्ष्य तो बहुत बड़ा बनाया, लक्ष्य अच्छा भी बनाया और अपना लक्ष्य जब दूसरों को बताया तो दूसरों ने भी ताली बजाई कि वाह 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 बहुत अच्छा। लेकिन जहां पर हम आज खड़े हैं और जिस लक्ष्य पर हमको पहुंचना है उसके बीच का जो मार्ग है, उस मार्ग में बहुत से आकर्षण आते हैं, बहुत से अट्रैक्शन आते हैं, बहुत से लोग हमको अपनी अपनी ओर आकर्षित करते हैं। विषय वासनाएं भी आकर्षित करेंगी, आपको व्यभिचार भी आकर्षित करेगा, आपको जुआ शराब भी आकर्षित करेगी, आपको दोस्तों की संगत आकर्षित करेगी, सिनेमा, डांस, गाने आकर्षित करेंगे। कितने लोग अपना सब कार्य छोड़ करके डांस में लग गए, व्यभिचार में लग गए। चले तो थे बड़े जोश में और बड़ा लक्ष्य बना करके, लोग भी सोचते थे ये बहुत कुछ करेगा, होनहार बालक दिख रहा है, लेकिन रास्ते में विषय वासना में अटक गए, फंस गए। मान सम्मान भी आकर्षित करता है, अपमान भी आपको हतोत्साहित करता है। तो मान सम्मान में भी नहीं फंसना है, अपमान से घायल नहीं होना है, अभिमान को अंदर आने नहीं देना है, काम वासना से प्रभावित नहीं होना है। मन को बस में रखने का अर्थ यही है। आलस्य को अपने पड़ोस नहीं आने देना है। राजनीति की केवल बात नहीं है, हर क्षेत्र में सफलता के फार्मूले। लापरवाही तनिक मत कीजिए, कल पर काम मत टालिए। जो आज होने योग्य उसे आज कीजिए और जो कल करने की जरूरत उसे कल कीजिए, क्योंकि कुछ कार्य ऐसे हैं जो कल ही करना ठीक है, आज उसको करना उचित नहीं, और कुछ कार्य ऐसे हैं जो अभी कर देना ठीक है, शाम को भी टालो तो भी गड़बड़ होगा। तो इसका डिसीजन आपको लेना है। अब आपने विशेष रूप से ये पूछा है कि राजनीति में सफलता कैसे मिलेगी।
राजनीति में सफलता के लिए सबसे पहली बात है आप अपनी बात के पक्के बनो और जनसंपर्क बनाए रखो। कम से कम 1 लाख लोगों के नाम भी अपनी जबान पर याद रखो। इतनी स्मरण शक्ति को विकसित करो और सबसे प्रेम से बोलो भी। क्रोध मत करो, क्योंकि क्रोध करने से लोग टूट जाते हैं, छूट जाते हैं, दूर हो जाते हैं। और राजनीति जो है जन समुदाय के संगठन से ही सफलता प्राप्त होती है। राजनीति इकलौती नहीं है और बिजनेस भी अकेले का नहीं है। इसमें भी बहुत लोगों का सहयोग और संगठन और जनसंपर्क, मार्केटिंग, ये सब करना पड़ता है। नेक्स्ट नंबर है कि राजनीति जो है इसमें आपको स्पीच देना भी सीखना चाहिए। आपके विचार कितने अच्छे हैं, लेकिन विचारों को यदि आप व्यक्त नहीं कर पाते अच्छी तरह से, तो लोग आपको समझ नहीं पाएंगे, शीघ्रता से नहीं समझ पाएंगे और समझने में उनको देर हो जाएगी और तब तक चुनाव तुम हार जाओगे। इसलिए अपने विचारों को समझाने के लिए आप में विशेष वक्तव्य का गुण होना चाहिए, विशेष वक्ता का गुण हो कि अपनी बात को आसानी से आप समझा सकें और आपकी स्पीच ऐसी हो कि लोग जैसे जलेबी चाट चाट कर खाते हैं, ऐसे आपकी स्पीच को चाट चाट कर सुने। उसमें हंसने वाले भी प्रसंग हों, वीर रस के भी प्रसंग हों, करुणा रस के भी प्रसंग हों, दर्दनाक प्रसंग हों, लोगों के दिल को छू जाने वाले प्रसंग हों और लोगों के अंदर जोश भरने वाले भी प्रसंग हों। और जितनी स्पीच आपकी तार्किक होगी और मधुर होगी और सभी रसों से पूर्ण होगी, उस भाषण का प्रभाव होगा। और भाषण के साथ साथ में आपका आचरण भी होना चाहिए, नहीं तो आपको ढपोल संघ लोग कहेंगे। आचरण भी होना चाहिए और स्पीच में कुछ श्लोक भी बोलिए, कुछ धर्मशास्त्रों की बात भी बोलिए, कुछ भजन भी गा दीजिए, कुछ कहानियां भी सुना दीजिए और संकोच मत कीजिए। श्रोताओं पर दृष्टि रखते हुए स्पीच दीजिए। आप अगर शर्माते हैं तो आप सफल नहीं होंगे, आप संकोची हैं तो सफल नहीं होंगे, पब्लिक को देख करके आपको डर लग जाता है, आप सफल नहीं होंगे। पब्लिक को देखकर तो ऐसे होना चाहिए जैसे कोई शेर अपनी शिकार को देखकर खुश होता और झपटता है, ऐसे आप खुश हों और झपट करके माइक ले करके अपनी बात को कहें और मंद मंद मुस्कुराते ही अपनी बात को कहें, तो उस बात का प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। नेक्स्ट नंबर है कि आपकी जो वेशभूषा है, वेशभूषा का मतलब होता है जो वस्त्र पहनते हैं आप, आपके कपड़े भी साफ सुथरा होने चाहिए और शरीर भी फिटनेस रहना चाहिए। यदि आपका शरीर बहुत पेट निकल गया है या बहुत बदसूरत चेहरा हो गया है, मांस बहुत जम गया, भदभद हो गया और देखने में एकदम गुलगुल हो गया, तो फिर वो आकर्षण एक खत्म हो जाता है, क्योंकि शरीर का भी आकर्षण होता है। इसलिए थोड़ा कम भी खाइए और व्यायाम भी कीजिए, क्योंकि खाने में तो ऐसा कोई खाना है नहीं जो आपको टेस्ट ना आए, स्वाद ना आए। स्वाद तो सभी चीज में स्वाद क्यों है, क्योंकि जब भूख आपको लगती है तो कुछ भी खाते हो उसमें टेस्ट आता है। जब टेस्ट आता है तो मन ऐसा करता है कि और खा लें, थोड़ा पेट भर के खा लें। और कहावत है कि पेट भर भर के खाओ, लेकिन ये कहावत बड़ी खतरनाक है। पेट भर भर के नहीं खाना चाहिए। विचार ये करना चाहिए कि हम कितना काम करते हैं, उस काम के अनुसार हमें खाना चाहिए। जैसे आप गाड़ी से अगर 20 किलोमीटर ही चलते हैं और उसमें रोज 20 लीटर तेल डाल रहे हैं, तो आखिर वो तेल आपके टंकी से बाहर बहना शुरू हो जाएगा। यदि आप 200 किलोमीटर चलते हैं तो आप 20 लीटर क्या 30 लीटर भी डालो, कोई बात नहीं है। तो आप कितना कार्य इस शरीर से लेते हैं। तो भोजन कम कीजिए, बॉडी को फिटनेस रखिए और ठहाका मार करके भी हंसिए और लोगों से पहचान बनाए रखिए। लोगों के यहाँ जाइए भी और लोगों को अपने यहाँ भी बुलाइए, अपने यहाँ स्वागत भी करिए। राजनीति का मतलब है कि बहुत जिल्लत का काम है। आप जहाँ रहते हो वहाँ होटल जैसा एक चलाना ही पड़ेगा आपको।
जो भी 100, 200, 500 लोग आए, चाय नाश्ता, और सब उनका पूछो क्या है तुम्हारा वास्ता, आए हो किस रास्ता, और बैठो खुदा खास्ता, बस सबका हाल चाल कुशल मंगल लेते रहो। ये सब करना पड़ेगा और खिलाना पिलाना भी पड़ेगा। और कोई रात में ठहरना चाहेगा तो उसके रात में रुकने का भी इंतजाम करना पड़ेगा। अभी तो राजनीति इतना निचले स्तर पर गिरती जा रही है कि बड़े बड़े नेता भी कितने गंदे लोगों के साथ एक ही थाली में बैठकर खाते हैं, इसलिए कि हम तुमको बहुत मानते हैं, और यानी नीचे गिरते ही जा रहे हैं। लेकिन एक थाली में किसी के साथ हम मत खाइए भाई। कितनों के साथ आप एक थाली में खा सकते हैं, कितनों के साथ जूठा अनूठा खा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10, 20, 50, 100, 200, 500 लोगों के साथ। लेकिन आपको वोट लेना है 5 लाख लोगों का, तो अगर आप 1000 लोगों के साथ खाते तो 4,99,000 लोगों के साथ तो नहीं खा पाएंगे, तो लोग नाराज़ नहीं हो जाएंगे। तो ऐसा जूठा अनूठा प्रयोग मत कीजिए, वो व्यवहार कीजिए जो सबके साथ और सदैव कर सको। ऐसा व्यवहार मत करो कि थोड़े दिन के बाद आपको पीछे हटना पड़े और लोग नाराज़ होने लगें, लोग कहें कि अब नेताजी हमको कम मानते हैं, पहले वाली बात नहीं रही, बड़ा अहंकार अब आ गया है उनको, अब दूर दूर रखते हैं। पहले से ही व्यवहार उतना ही रखिए जितना हमेशा कर पाओ। अगली बात है कि राजनीति के क्षेत्र में आप जब आगे बढ़ते हैं तो आपके द्वारा बहुत से जन जन के कार्य रहते हैं। कोई आपके पास नौकरी के लिए आएगा, कोई प्रमोशन के लिए आएगा, कोई ट्रांसफ़र के लिए आएगा, कोई आपके पास ज़मीन के मसले को लेकर आएगा, कोई लड़ाई झगड़े का मसला लेकर आएगा, कोई प्लाट का मसला लेकर आएगा, कोई कुछ लाएगा, दुनिया भर का सब काम लाएंगे लोग। तो उसमें स्त्रियां भी आएंगी और पुरुष भी आएंगे, सभी लोग आएंगे। तो ये स्वार्थ बड़ी खतरनाक चीज़ होती है। अब लोग ऐसे भी तुम्हारे साथ में आएंगे तुम्हारे पास काम लेकर के, जो कि किसी तरह से मेरा काम हो जाए, वो आपको पैसे का भी लालच देंगे और शरीर का भी आकर्षण दिखाएंगे और आपके साथ में हर चीज़ में वो राजी होंगे। लेकिन आपका एक नियम दृढ़ रहना चाहिए, संकल्प दृढ़ रहना चाहिए कि हम किसी भी अदर स्त्री के साथ में या अदर पुरुष के साथ में विषय वासना का संबंध नहीं करेंगे। यदि आप इस नियम को पालन करते हैं तो आप राजनीति में बहुत ऊंचाई तक जा सकते हैं। जैसे अपने देश में भौरी कांड हुआ, उसमें बहुत से नेता लोग निपट गए। जैसे एक मधुमिता कांड हुआ उत्तर प्रदेश में, उसमें बहुत से नेता निपट गए, जेल में सड़ गए। जो पहले मंत्री थे वो जेल में अभी भी सड़ रहे हैं, पति पत्नी भी सड़ रहे हैं। इस तरह से जितने लोग चाहे बिजनेस में हों, जैसे हरियाणा में थे एक चंद्रमोहन से चांद मोहम्मद बने उप मुख्यमंत्री थे, कोई भी एक फिजा के चक्कर में फंसे और फिर क्या क्या हुआ लफड़ा, फिर उनका भी कुछ अता पता लता नहीं क्या हुआ है दशा उनकी। तो ये जितने लोगों का पतन होता है या तो धन के लोभ में फंस करके, जैसे हिमाचल के एक मंत्री जी थे, केंद्रीय मंत्री, तो धन के लोभ में बहुत पैसा उनके यहाँ पकड़ा गया, बोरियां भर भर के उन्होंने नाले में फेंक दिया, फिर भी पकड़ गए। तो आज उनका राजनीति के क्षेत्र से नामो निशान खत्म हो गया है। जैसे कोई तेल मंत्री थे तो उनके बारे में कहा गया कि कितना गहरा तेल कितना गहरा पानी, और उन तो ये धन का लालच और रूप विषय का आकर्षण, ये भी राजनीति में असफलता लाने का बहुत बड़ा कारण है। बिजनेस में भी असफल होने का बहुत बड़ा कारण है। अब किसी का नाम लेना ठीक नहीं, लेकिन कितने उद्योगपति, कितने बिजनेसमैन इसी विषय वासना के आकर्षण के कारण और धन के लोभ में पड़ करके रातों रात करोड़पति बनने के लिए सोचा तो वे रोडपति हो गए, करोड़पति तो नहीं हो पाए और बहुत बर्बाद हुए। तो और नेक्स्ट नंबर यह है कि राजनीति में यदि आगे बढ़ना है आपको विशेष रूप से, तो सत्संग से आपको जुड़ना बहुत जरूरी है। आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन कीजिए, सत्संग भी श्रवण कीजिए, कोई महान संत पवित्र संत से संपर्क भी रखिए, उनके प्रति श्रद्धा भी रखिए और उनकी वाणी को श्रवण भी कीजिए। जैसे अभी वर्तमान के प्रधानमंत्री हैं, ये साधु संत से काफ़ी गहराई से जुड़े हुए हैं और इनके गुरु भी कोई हैं और गुरु के पास जाते भी हैं।
और साथ साथ में सत्संग और आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ते भी रहते हैं, और स्वयं भी इनका भाषण होगा तो उसमें आध्यात्मिकता झलकेगी, और उसकी वजह से इनका स्वभाव भी अच्छा है। नेक्स्ट बात है कि राजनीति हो या बिजनेस हो या कोई भी फील्ड हो, सफलता के लिए मनुष्य को सबसे पहले अपना स्वभाव भी सुधारना चाहिए। अगर स्वभाव में चिड़चिड़ापन है, या स्वभाव में गुस्सा ज़्यादा है, या स्वभाव कठोर है, या स्वभाव झगड़ालू है, या स्वभाव में जोश बहुत आता है, क्रोध बहुत आता है, तो आप जरूर असफल हो जाएंगे। सहनशीलता होनी चाहिए, सहनशीलता रखिए और गम भी खाइए, क्योंकि बहुत लाखों लोगों को आपको संभालना है। जैसे केंद्र के मंत्री बनोगे तो पूरे देश 125 करोड़ लोगों के लिए काम तुमको करना है। अब 125 करोड़ में कम से कम 1 करोड़ लोग तो आपको मिलने की भी आशा रखेंगे, और 10, 20, 50 लाख लोग आपको मिलेंगे भी साल भर में। तो उनको सबको पहचानना, उनके काम भी करना, और जहाँ तक हो सके उनको सांत्वना देना। और कभी कभी ऐसे लोगों से संपर्क बनाए रखिए जिनके साथ में लाखों करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। जैसे हमारे एक भक्त हैं थावरचंद गहलोत जी, केंद्रीय मंत्री हैं, तो कभी कभी उनका फोन मेरे पास स्वयं आता है। अब वो बुद्धिमान आदमी हैं, क्योंकि वे जानते हैं असंग देव जी से जो है ये राष्ट्रीय संत हैं, इनसे बहुत लोग जुड़े हैं, हम भी जुड़े हैं, तो इनकी याद हमें बनाए रखना चाहिए। अगर नहीं बनाएंगे तो वो भूल जाएंगे, हम भूल जाएंगे, दोनों भूल जाएंगे, तो आखिर उनको जो मुझसे फायदा होना वो नहीं होगा। तो ऐसे अहंकार छोड़ करके कि मैं मंत्री हूँ, प्रधानमंत्री हूँ, क्या हूँ, आप स्वयं भी फोन कर लीजिए, उनको जोड़े रहिए। क्योंकि एक मुख्यमंत्री का फोन जब किसी के पास जाता है या केंद्रीय मंत्री का जाता है तो आदमी बहुत खुश होता है। हालांकि तुम्हारे फोन से उसको मिलता कुछ नहीं है, लेकिन उसको प्रसन्नता बहुत होती है और वो तुम्हारे लिए बिल्कुल न्यौछावर हो जाता है। तो इस तरह से भी संपर्क रखना चाहिए। और नेक्स्ट नंबर, उदारता भी रखना चाहिए। लोगों को सहयोग भी कीजिए, लोगों की मानसिकता भी पढ़िए कि समाज क्या चाहता है, और उनको मदद भी कीजिए। धन से भी मदद करो, वाहन से मदद करो, सामान से मदद करो। अब कितने नेताओं को मैं देखता हूँ अपनी विधानसभा क्षेत्र में, किसी की बेटी का विवाह होगा उसमें 1-2 बोरी शक्कर दे देते हैं, या उनके यहाँ टेंट पंडाल जो भी लगता है उसका खर्चा पूरा पेमेंट दे देते हैं, या 10-20 पंडाल 50 पंडाल वो खुद के रखे हुए हैं, सबके यहाँ लगवा देते हैं, अपनी ओर से बढ़िया सजावट करा देते हैं। यानी बिना समाज की सेवा किए, बिना उपकार किए, बिना उदारता पूर्वक, बिना दिए, बिना खर्चा किए, बिना मिले जुले आप सफल नहीं हो सकते हैं। और आज की तारीख में राजनीति भी बहुत सरल नहीं है, क्योंकि मीडिया हावी है। आप कुछ भी करो, मीडिया भी आपके बारे में दिखाता है, बताता है। लोग भी शिक्षित है, लोग सब सुनते रहते हैं समाचार, क्या हो रहा, कौन क्या कर रहा है, तो लोग भी इतना जल्दी गुमराह होने वाले नहीं हैं। अब धीरे धीरे लोग जातीयता के जहर से भी ऊपर उठ रहे हैं। जाति पाति मत मजहब को मान करके भी वोट कम ही लोग देना चाहते हैं। वो तो वही देते हैं जो बहुत मूढ़ है, मूर्ख टाइप का है, जिसके दिमाग कम है, तो गधा गधे के साथ ही जाएगा। लेकिन जो विवेकवान है वो नहीं मानते कि मेरी जाति तेरी जाति। भाई आप दुकान खोलते हो, आपकी दुकान पर क्या आपके जाति वाले ही सामान थोड़े खरीदते हैं? या आप कोई सामान बनाते हो, मान लिया फॉर्च्यूनर गाड़ी आपने बनाई है, तो कोई आपके घर वाले आपकी जाति वाले ही थोड़े खरीदते, सब लोग खरीदते हैं। तो ये जात पात से काम चलता कहाँ है? आपके पास कपड़ा की फैक्ट्री, आपकी कपड़ा की फैक्ट्री का कपड़ा सभी जाति वाले पहनते, मजहब वाले पहनते हैं। कोई ये नहीं कहता है मुस्लिम की हम मुसलमान की फैक्ट्री का ही कपड़ा पहने को, कोई पूछते नहीं किसकी फैक्ट्री से कपड़ा है, सब लोग ले लेते, पहन लेते। तो अब धीरे धीरे लोगों की चेतना जागृत होती जा रही है। लोग जाति पाति मत मजहब के जहर से ऊपर उठ रहे हैं। और मत मजहब ये भी फालतू बवाल है, क्योंकि ये जाति पाति की आड़ में, मत मजहब की आड़ में अच्छे आदमी का चुनाव नहीं हो पाता है। ज़्यादातर इसमें गधे का ही चुनाव होता है, और बेवकूफ़ आदमी का चुनाव होता है, भ्रष्ट आदमी का चुनाव होता है, लुटेरे का चुनाव होता है। और वो लुटेरा, मैं कहता हूँ आपका अगर भाई भी लुटेरा है तो उसको चुनकर क्या करोगे? क्या करोगे चुन करके? यदि आपका बाप लुटेरा है
तो उसको चुनकर क्या करोगे? उस गधे को वो तो बर्बाद करेगा, घर को बर्बाद करेगा, पूरा देश बर्बाद कर देगा। इसलिए अच्छे आदमी का चुनाव कीजिए, अपने जातिवाद में भी मत रहिए और ना तो मजहबवाद में रहिए। जो देश के लिए अच्छा कर रहा है, सबके लिए अच्छा कर रहा है, या जिसकी सोच अच्छी है, जिसके कार्य अच्छे हैं, उस व्यक्ति को वोट देना चाहिए, उस पार्टी को वोट देना चाहिए और ये मत मजहब के जहर को खत्म करना चाहिए। ये तो खैर एक प्रकार का समझौता है, लेकिन अब आपको वर्तमान में मेरे कहने से जाति पाति मत मजहब का जहर कुछ तो कम हो जाएगा, पूरा कम नहीं होगा। परंतु यदि आप ऐसी परिस्थितियों के बीच में राजनीति करते हैं तो आपको सावधान रहना पड़ेगा, आपको विवेक करना पड़ेगा कि जाति समीकरण में हम कैसे अपना सिस्टम बिठाएं। क्योंकि अब जाति पाति का अगर ये पक्षपात खत्म नहीं होता है तो आपको जाति पाति और मत मजहब के अनुसार समीकरण बिठा करके चुनाव लड़ना पड़ेगा, अपनी पार्टी को चुनाव लड़ाना पड़ेगा, उसी तरह के मेंबर आपको खड़ा करना पड़ेगा। ये बात भी आपको समझना है। मतलब ये काम बड़ी बुद्धिमानी का है, बड़ी सावधानी का है, बड़ी समझदारी का है। टिकट बांटने में बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। टिकट तो सभी लोग लेना चाहते हो, सबको कॉन्फिडेंस होता है और सब चैलेंज करते हैं कि हम सीट निकाल कर दिखा देंगे। अरे भैया, सब लोग सीट निकाल दोगे तो ये 7 पार्टी खड़ी है तो इसमें 6 पार्टी तो हारेंगी ही, तो कैसे सब लोग निकाल के दिखा दोगे? चैलेंज फालतू है। लेकिन अब उसमें आप अपनी सूझबूझ से जिस योग्य मेंबर को देखिए उसको टिकट दीजिए। अब टिकट में भी लालच मत कीजिए। टिकट में अगर बहुत लालच करोगे कि जो 3 करोड़ देगा या 50 लाख देगा उसको टिकट दूंगा, तो उसमें 50 लाख देने वाले ज़्यादातर गधे ही मिलेंगे और वही मिलेंगे जो समाज से संपर्क नहीं है और पैसे की ऐंठ में फूलते घूमते थे और धन खूब कमाया है और जनता से मिलन नहीं किया है और पैसे की ऐंठ में जीतना चाहते हैं। तो 50 लाख तुमको दे तो देंगे और टिकट पा लेंगे, लेकिन हार जरूर जाएंगे। जनता उनको वोट नहीं दे सकती है। तो ये भी नहीं देखना है, टिकट को बेचने वाला धंधा भी मत कीजिए। हाँ, इतना जरूर है, पार्टी के पास में अगर फंड कम है तो आप एक कंपलसरी कर दीजिए, भाई पार्टी के पास फंड कम है, जो लोग पार्टी के मेंबर बनेंगे उनको पार्टी को सहयोग करना पड़ेगा। तो खुलेआम वो सहयोग करें, जिसके क्षमता होगी करेगा, कोई कम भी करे ज़्यादा भी करे, लेकिन उसमें रख दीजिए कम से कम इतना करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हैं, अधिक से अधिक। फिर राजनीति के अंतर्गत आप अगर ईमानदारी रखते हैं तो आप हाई कमान में जा सकते हैं और जिम्मेदारी से काम करते हैं तो आप हाई कमान खुद ही बन सकते हैं। और यदि आप बहुत सावधानी रखते हैं, वफादारी रखते हैं, एकदम अलर्ट रहते हैं और फटाफट दिमाग आपका काम करता है और पार्टी के हित में बहुत बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं और कोई भी पार्टी की उलझी हुई गुत्थी को सहज आप सुलझा देते हैं और बड़े बड़े नेता जिसमें सिर में मुक्का लगाकर बैठ जाते, समाधान नहीं निकाल पाते, उसको चुटकी बजाते अगर समाधान निकालने की आप में कला है और 50 नेताओं के बीच में बैठ करके आप खट से डिसीजन देते हैं और फट से उस पर सफलता मिलती है, तो आप हाई कमान स्वयं बन जाएंगे। क्योंकि हाई कमान वाई कमान कुछ होता नहीं, और हाई कमान में भी जो लोग बैठे हैं उनको भी विचार करना चाहिए कि आप अगर हाई कमान बैठे हो और तुम्हारे नेतृत्व में 1 बार पार्टी हार गई, 2 बार हार गई, 3 बार हार गई, 6 बार हार गई, 7 बार हार गई, 10 बार हार गई, अभी तुम हाई कमान से अपने आप को हटा नहीं रहे हो, तो कोई दूसरे को हाई कमान बना दो, कोई दूसरे योग्य को उस पोस्ट पर बिठा दो। कोई बपौती थोड़े है कि आप ही हाई कमान में बैठे रहो। कितने लोगों ने पार्टी को तो परिवारवाद में डाल दिया कि हाई कमान में रहेगा तो उनके परिवार की रहेगा, उनका बेटा रहेगा, उनकी भाभी रहेगी या उनकी माँ रहेगी या उनकी बहन रहेगी, दूसरा कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बन ही नहीं सकता है। अब ऐसी पार्टियों के पीछे वही लोग लगते हैं जो खूब देश को नोचना चाहते हैं और इस तरह के लोग देश को नोचवा डालेंगे, क्योंकि वे न्याय नीति कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वे लोग खुद ही अन्याय कर रहे हैं। अपने परिवारवाद में, वंशवाद में पार्टी को फंसा के रख दिया है। पार्टी वंशवाद, परिवारवाद, जातवाद से ऊपर उठनी चाहिए। उसमें जो व्यक्ति योग्य है उसकी प्रतिभा का सही प्रयोग होना चाहिए और यदि सही प्रयोग होता है तो सफलता जरूर मिलेगी, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। सफलता मिलेगी, आप आगे बढ़ेंगे, उन्नति होगी और विकास होगा। मैं तो ये कहता हूँ कि और जो लोग उन्नति करना चाहते हैं, राजनीति में आगे बढ़ना चाहते हैं,
उनका स्वभाव भी सरल होना चाहिए, उनमें विनम्रता काफ़ी होनी चाहिए और सफाई शुद्धता भी रखनी चाहिए और बराबर स्पीच देते रहना चाहिए। यूट्यूब पे अपने एपिसोड डालते रहना चाहिए, हर रोज़ तुम्हारा कुछ आना चाहिए। 2-4 दिन इतना स्पीच दे दीजिए, इतने एपिसोड बना लीजिए कि महीना भर वो चलते रहें। जो समस्या हैं आप मतलब मीडिया में चमकते रहो, बस दिखते रहो, बस लाइट में आते रहो। बस कितने लोगों को तो पता ही नहीं चलता है कब ये पार्टी में शामिल हुए हैं और कब आए हैं और क्या भाषण दिए हैं, और कुछ बोलते हैं तो कुछ समझ में ही लोगों के नहीं आता है, करते हैं। ऐसे नहीं, बिल्कुल स्पष्ट क्लियर कट होना चाहिए बात आपकी। और संगठन बनाने की कला भी आपके अंदर होनी चाहिए और गरीब अमीर सभी से मिलना भी चाहिए आपको। गरीब अमीर सबको मिलो, क्योंकि वोट की कीमत सभी की बराबर है और देश के हित में डिसीजन भी लो। और जिस कार्य को बहुत लोग कर रहे हैं, जैसे मंदिर निर्माण हो रहा है, 1 लाख लोगों की श्रद्धा जुड़ी है, तो उसमें जाकर तुम भी जुड़ जाओ। जहाँ लोग सत्संग में जुड़े हुए हैं 25-50 हज़ार, उसमें जाकर के तुम भी श्रोता बन जाओ और तुम भी थोड़ा सत्संग का लाभ ले लो और कहो कि मेरा सौभाग्य है, मुझे भी सत्संग सुनने को मिला और जो गांव के लोग सत्संग करा रहे हैं इनको हम अपनी ओर से इतना सहयोग दे रहे हैं, या इस मंडप का खर्चा हम दे रहे हैं, या हम यहाँ पर कल बूंदी बंटवाएंगे, प्रसाद हमारी ओर से बटेगा। इससे जो भी वहाँ 25-50 हज़ार लोग आए हैं वह आपसे प्रभावित होंगे और निश्चित से आपका 50% वोट वहाँ बढ़ जाएगा। तो ये सब करना पड़ता है। अच्छा, ये सब करने के साथ साथ आपको अपना कुछ बिजनेस भी जो आपके घर में चल रहा है, आपका भाई संभाल रहा है, आपका बेटा संभाल रहा है, आपके पिताजी कर रहे हैं, उनको भी सहयोग करते रहिए ताकि बिजनेस भी अच्छा होता रहे, ताकि आप देश के फंड में से आपको चोरी न करना पड़े। आपके बिजनेस से जो आमदनी हो उससे आपके दैनिक खर्चे चलते रहें, ईमानदारी भी आपकी बनी रहे, आप धनवान भी बने रहिए, निर्धन भी मत बनिए। क्योंकि मनुष्य के दिमाग की कोई सीमा नहीं होती। समय की तो सीमा है, 24 घंटे में शाम हो जाएगी और रात आ जाएगी और दिन हो जाएगा और फिर चेंज हो जाएगा, लेकिन आपकी बुद्धि की सीमा नहीं है। बुद्धि में बहुत बड़ी सामर्थ्य है, आपकी बुद्धि बहुत लोड ले सकती है, बस करने का मन होना चाहिए, शरीर स्वस्थ होना चाहिए। नेक्स्ट बात है कि राजनीति में आगे बढ़ने के लिए, सफल होने के लिए आपके पास में गाड़ियों का भी प्रबंध रहना चाहिए और मैनेजमेंट माइंड के लोगों को आपको अपने साथ में जोड़कर रखना चाहिए। जिन लोगों में मैनेजमेंट करने की कला है उनको जोड़कर भी रखिए, क्योंकि मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। जिस आदमी का मैनेजमेंट सही नहीं है उसका सारा आयोजन फेल हो जाता है, वो कभी सफल नहीं होता है। इसलिए मैनेजमेंट भी करना सीखो, स्वयं भी सीखो और मैनेजमेंट करने वाले लोगों को साथ में भी रखो। और थोड़ा सा भजन गाना भी सीखो, भजन भी गा दिया करो। जैसे अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, वह जहाँ सत्संग में जाते हैं भजन भी गा देते हैं, वहाँ सत्संग की बात भी कर देते हैं और आध्यात्मिक कुछ उनको ज्ञान भी है और मिलनसारिता उनमें बहुत ज़्यादा है। आप में भी मिलनसारिता होना चाहिए और इतना सब करते हुए आपको समय निकाल करके गहरी नींद सोना भी चाहिए, टेंशन में भी नहीं रहना चाहिए, अन्यथा आपका दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा, शुगर के पेशेंट आप हो जाएंगे। तो सोना भी चाहिए पर्याप्त। ये सब कार्य अगर आप करते हैं तो आपको सफलता राजनीति में भी जरूर मिलेगी। अपने घर में भी समायोजन बना कर रखिए। कई बार कुछ लोग राजनीति करते हैं तो अपने घरेलू झगड़े की वजह से या पारिवारिक असमंजस की वजह से वो राजनीति में, बिजनेस में असफल हो जाते हैं। तो परिवार में भी डिस्टर्ब ना होने पाए, परिवार के सदस्यों को भी संभाल कर रखिए। कितने लोगों के परिवार के सदस्य ही सब ले डूबते हैं, बर्बाद कर देते हैं। जैसे प्रमोद महाजन राजनीति में बहुत आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उनका भाई प्रवीण महाजन वो डिस्टर्ब हो गया और डिस्टर्ब हो करके उनसे बहुत झगड़ा भी किया और उनको गोली मार दिया। उसके बाद वो खुद भी मर गया और सब विनाश हो गया, कोई मतलब नहीं निकला। आगे बढ़ने के बजाय पीछे बहुत बढ़ गए, पीछे का नष्ट ही हो गए। तो परिवार का भी समायोजन बिठाना पड़ेगा। और जब आप उन्नति करते हो तो आपके परिवार के लोग हों या रिश्तेदार लोग हों या मित्र लोग हों या पड़ोसी हों या गांव के लोग हैं, सबके अंदर एक लालच पैदा होता है कि इनकी उन्नति से हमको क्या मिला इनके विकास करने से हमको क्या मिला। ये विधायक हुई हैं तो अपने घर के हुई हैं और मंत्री हुई हैं का हम क्या करें। तो तुम्हारी निंदा फालतू लोग करेंगे,
तो इनको भी कुछ न कुछ सहयोग देना पड़ेगा। इन लोगों के लिए भी कुछ व्यवस्था बनाना पड़ेगा, रास्ता निकालना पड़ेगा। नहीं तो ये लोग भगवान का नाम कम लेंगे, तुमको गाली ज्यादा देंगे। तो इसलिए इनसे भी बचना पड़ेगा। परिवार वाले हैं, कुल कुटुंब वाले हैं, गांव वाले हैं, कुछ न कुछ इनको सहयोग देना पड़ेगा। विशेष इनका सम्मान भी रखना पड़ेगा। हाँ, जो जिस ग्रेड के हैं, जिस लेवल के हैं, उनके साथ उस तरह का व्यवहार करके इनको खुश रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये नहीं कर पाओगे तो यही लोग आपके विरोधी हो जाएंगे। अब सबकी इच्छाएं तो कोई नहीं पूरी कर पाता है, लेकिन कोशिश कीजिए, जितना कर पाइए उतना कर दीजिए। और बाकी हिम्मत मत हारिए, आशावादी रहिए, निराश मत होइए। कभी आपको टिकट न मिले तो भी घबराइए मत। आप प्लेटफार्म पर रहिए, आपके विकास की ट्रेन आएगी, आपको भी टिकट एक दिन मिलेगा और आप आगे बढ़ेंगे। संतोष रखिए, पार्टी की निंदा मत कीजिए, हाई कमान के विरोध में मत बोलिए, पार्टी भी बहुत जल्दबाजी मत छोड़िए। दूसरी नई पार्टी बना करके इतना जल्दी सफल नहीं हो सकते हैं आप, बहुत मुश्किल का काम है। बहुत प्रारब्ध पुरुषार्थ हो तो सफल हो सकते हैं। अहंकार को भी गलाइए, इंतजार कीजिए और जुटे रहिए, पार्टी की सेवा कीजिए। कभी न कभी अवसर आएगा। अपनी कमियों पर भी ध्यान दीजिए, अपनी कमियों की स्टडी कीजिए कि हमारे में मिस्टेक क्या है, त्रुटि क्या है, कहाँ से चूक हुई है, जो हम साइड हुए हैं। तो अपनी गलतियों का सुधार भी कीजिए। क्योंकि यदि आपके अंदर अहंकार है तो हाई कमान आपको पसंद नहीं करेगी। आपके अंदर ज़्यादा लोभ है तो हाई कमान पसंद नहीं करेगी, किसी न किसी दिन आपको साइड देगी। यदि हाई कमान के अपोजिशन में आप कार्य कर रहे हैं या कुछ आपकी सोच है तो हाई कमान आपको साइड देने की कोशिश करेगी। तो जिस हाई कमान के अंडर में आप काम कर रहे हैं उनके अनुकूल भी रहिए और उनको ऐसा लगना चाहिए ये आदमी हमारा मददगार है, तो वे तुमको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और आप अपने एक अहंकार में रहोगे, फूले रहोगे और ज़्यादा पाँव झटक फटक करोगे तो पार्टी के अंदर एक आदमी के झटकने फटकने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप जहाँ सीट छोड़ोगे कोई दूसरा आ जाएगा, आपका चचेरा भाई वहीं खड़ा हो जाएगा और वो चुनाव लड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि आपसे ही पूरा संसार चलता है, इतना अहंकार भी नहीं लाना है आपको। और स्वार्थी मत बनिए। कितने नेताओं को देखा जाता है जब चुनाव आता है तो सबके हाथ पांव जोड़ते हैं और सबको दैया मने, दाई मने, भाई मने, बहन मने और भैंस के भी पैर छू लेंगे। और चुनाव जीत जाएंगे तो किसी को पहचानते ही नहीं है, फिर आँख घुड़कते हैं और गरजते हैं, गुर्राते हैं और पहचानते नहीं हैं। और कोई जाए तो बात नहीं करते हैं और फिर दिल्ली के अलावा ढूंढे मिलते नहीं हैं। सबको बिल्ली समझते हैं, खुद दिल्ली रहते हैं। अब कोई मिलने जाए तो मिलते नहीं हैं। तो ये धीरे धीरे लोग तुमसे टूटते चले जाएंगे और तुम्हारा विरोध बढ़ेगा। क्षेत्र के अंदर तुम्हारी बुराई होगी। जब सर्वे करवाया जाएगा तो तुम्हारे विरोध में सर्वे जाएगा तो सर्वे बताएगा कि उनके समर्थन में केवल 10% लोग हैं, 90% उनके ऑब्जेक्शन में, विरोध में है, तो तुम्हारा टिकट निश्चित कट जाएगा। क्योंकि पब्लिक रिपोर्ट की भी बात मानी जाती है। तो आप पब्लिक को मिलिए, कायदे से मिलिए और कहिए कि मैं कोशिश करूँगा सभी का काम हो, लेकिन सभी का काम अगर ना हो तो हमें क्षमा करना और हम अगले साल करेंगे, अगले साल नहीं तो अगले साल करेंगे। और हम अपने काम भी सब नहीं कर पाते हैं पूरे, तो हम खुद को भी क्षमा करते हैं। आप भी अपने काम खुद के पूरे नहीं सब कर पाते, आपकी जितनी तमन्ना होती उतने पूरे कहाँ कर पाते हो, तो आप भी संतोष करते हो। तो हम भी आपके आदमी हैं, हम आपके जितने अधिक से अधिक काम कर पाएंगे करेंगे, लेकिन जो नहीं संभव हो सकेंगे उसके लिए हम क्षमा मांग लेंगे और आप लोग निश्चित हमें क्षमा करेंगे और अगली बार फिर चांस देंगे, हम अगली बार भी करेंगे। लेकिन अब एक ही बार में सब काम नहीं हो जाएंगे। यदि कोई सोचे सब हिंदुस्तान की सड़कें एक ही साल में बन जाएं, सब हिंदुस्तान के पुल एक ही बार में बन जाएं, सभी विद्यालय की बिल्डिंग सब नई एक ही बार में हो जाए, तो ये संभव नहीं। इतना बजट भी नहीं हिंदुस्तान में है। धीरे धीरे बजट बढ़ाने की भी कोशिश करेंगे। और ज़्यादा दिन अगर आपको सरकार में टिकना है और ज़्यादा दिन आपको लंबी राजनीति करनी है और लंबे समय तक अगर आपको शासन में रहना है और आपको जीत हासिल करनी है, तो आपको अच्छा करने पड़ेगा और सच्चाई से करना पड़ेगा और बहुत बड़े बड़े डिसीजन लेकर के बड़े बड़े काम करना पड़ेगा और बड़े त्याग संयम से रहना पड़ेगा। तभी आप लंबे समय तक राजनीति में या बिजनेस में या किसी भी फील्ड में सफल हो सकते हैं। और सफलता कोई कठिन नहीं है और कंपटीशन तो कोई है ही नहीं। कंपटीशन क्या है? कुछ नहीं। आप अपने को अच्छा बनाइए, अच्छा कार्य कीजिए, बाकी कोई कंपटीशन नहीं है। जब आदमी हारता है अपनी कमी से हारता है, जब जीतता है अपनी अच्छाई से जीतता है। लेकिन जब जीतता है तो कहता है मैं अपने बल से जीता हूँ, जब हारता तो कहता है दूसरे की गड़बड़ी से हार गया हूँ। यही उसकी कमी रहती है।
आप अपनी कमी के कारण हारते हैं। और कभी आपकी पार्टी की हार भी हो जाए तो अपने सदस्यों को, मेंबरों को, कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को गेट आउट मत कीजिए, उन पर गाज मत गिराइए। आप ये भी सोचिए, कभी कभी हार आपकी भी कमी से नहीं होती है, आपकी पार्टी की भी कमी से नहीं होती है। कभी कभी हार इस कारण से होती है कि ऐसी हवाएं चल जाती हैं, ऐसे समीकरण बन जाते हैं, आपका प्रारब्ध नहीं सहयोग देता है तो समीकरण सब आपके उल्टा ही बनते चले जाते हैं। और जब उल्टा समीकरण बनते हैं तो आप कितना ही कुछ किए हों लेकिन वो सब जीरो पर चला जाता है। उस समय संतोष कीजिए, तसल्ली कीजिए, धैर्य रखिए, घबराइए मत, घबराइए मत। थोड़े दिनों में सब लोग सही हो जाएंगे, फिर नंबर मिलेगा, चांस मिलेगा। अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को मजबूत भी कीजिए, उनको निर्धन मत बनाइए, उनको गरीब मत बनाइए, उनको रौंद मत डालिए, उनका मान सम्मान भी बनाए रखिए। उनका काम भी कुछ होना चाहिए, जो उचित कार्य है उनका होना चाहिए। या कोई उनके क्षेत्र में अफसर, कर्मचारी या पुलिसकर्मी है वो विशेष तंग कर रहा है तो उस पर भी थोड़ा सा आपको एक्शन लेना चाहिए। अन्यथा आपके कार्यकर्ता, आपके पार्टी के पदाधिकारी सब दबते चले जाएंगे, कमजोर होते चले जाएंगे, तो वे फिर धीरे धीरे आपके पार्टी का काम करना ही बंद कर देंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे। दूसरी बात, अफसरों के ऊपर, कर्मचारियों के ऊपर भी, पुलिसकर्मियों के ऊपर या डॉक्टरों के ऊपर आपके पार्टी का कोई सदस्य, कार्यकर्ता, उन पर भी कोई बुरा बर्ताव न कर सके, क्योंकि वोट वही भी देते हैं और वही भी जनसंपर्क में रहते हैं। अगर ऐसे आपके कार्यकर्ताओं, आपके पदाधिकारी ये गड़बड़ मचाते हैं, मान लिया पुलिस कर्मियों को मारते पीटते हैं या पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, डॉक्टरों के साथ गलत व्यवहार करते हैं या अफसरों के साथ, तहसीलदार के साथ, तो निश्चित रूप से आपकी पार्टी की छवि खराब होगी और लोग कहने लग जाएंगे गुंडा राज है, जंगल राज है और इसमें बहुत बदमाशी होती है, कोई कानून का राज नहीं है, और सब नाराज हो जाएंगे। बड़े बड़े अफसर नाराज होंगे तो चुनाव के समय वही तो पोलिंग बूथ पर रहते हैं, तो आपका नुकसान ज़्यादा होगा। इसलिए उनको भी नाराज मत कीजिए, उनके साथ दुर्व्यवहार मत कीजिए, वही भी तो मनुष्य हैं। यानी आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से, आपके शासन की तरफ से अफसरों को, कर्मचारियों को, सर्विसमैनों को, बिजनेसमैनों को, धनवानों को, निर्धनों को, गरीबों को, किसानों को, जवानों को, पुलिस जवानों को और मिलिट्री वालों को, XYZ यानी कोई भी व्यक्ति हो, सबका सम्मान, सबका विकास, सबका साथ, सबकी सुरक्षा और सबको शांति और सबको आगे बढ़ने का मौका मिले, तब आपकी जीत निरंतर होगी और सफलता हमेशा होगी। क्योंकि यदि आपके विरोधी लोग बनते जाएंगे तो एक विरोधी 10 विरोधी तैयार करेगा और 10,000 विरोधी तैयार होंगे तो आपका नुकसान होगा। जो विषय ऐसे उलझे हुए हैं, गुत्थियां उलझी हुई हैं, जिन सब्जेक्ट में असमंजस है, उन पर आप ज़्यादा भाषण मत दीजिए, उन विषयों को मत उठाइए, उनमें साइड मार दीजिए, अपना दूसरे सब्जेक्ट पर बात कीजिए, उलझने वाली बातें मत कीजिए जिनसे लोग नाराज होकर के आपका वोट समीकरण बिगड़ सकता है, वो चर्चाएं मत कीजिए और देश के हित में कार्य कीजिए, समाज के हित में कार्य कीजिए और रोड खूब बनाइए, पुल खूब बनाइए और पुलिस को भी टाइट रखिए। पुलिस रिश्वत ज़्यादा लेने ना पाए, थोड़ा थोड़ा तो ये ले ही लेंगे, मानेंगे नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा लूट फातियाँ न करने पाए। अफसर कर्मचारी भी रिश्वत में लूट फातियाँ न करने पाए और साथ साथ में आपके नेता लोग भी लूट फातियाँ न करने पाए रिश्वत में। कम से कम 80% पैसा तो धरातल पर लगना ही चाहिए, इस बात का भी ख्याल आप रखें। और बिजली व्यवस्था आपकी सुदृढ़ हो, सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो, लोग निश्चिंत और निर्भय रह सकें, किसी को टेंशन ना हो, असमंजस ना हो, भय ना लगे कि ये समाज में इतना भय है, जाना मुश्किल, सांस लेना मुश्किल, ऐसा वातावरण नहीं बनना चाहिए। तो आप लंबे समय तक जीत हासिल करेंगे और आपको सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप राजनीति में जरूर आइए, सुंदर स्वभाव बनाइए और हाई कमान से भी संपर्क रखिए और अपना इतना क्षेत्र के अंदर प्रभाव बनाइए। अगर आपको कोई पार्टी टिकट नहीं देती है तो आप निर्दलीय भी सभी पार्टियों को हरा करके चुनाव जीत सकें, इतना लोगों के दिलों में आपका प्रभाव बनना चाहिए। लेकिन किसी अच्छी पार्टी से जुड़ करके ही काम करेंगे तो आपको ज़्यादा अवसर मिलेंगे और इंतज़ार भी करना सीखिए। ऐसा नहीं है छोटी छोटी बात में नाराज होकर के पार्टी छोड़ करके दल बदलू बन करके, उसमें भी सफलता नहीं मिलेगी, अस्तित्व व्यक्तित्व खराब हो जाता है। आप डटे रहिए और पार्टी के वफादार सेवक बनिए।
ऐसा नहीं है सामने कुछ बात और है, पीठ पीछे कुछ निंदा बुराई कर रहे हो, पार्टी का नुकसान कर रहे हो, अलग थलग प्लानिंग कुछ बना रहे हो अपोजिशन में, तो उससे ये बातें खुल जाती हैं, सीआईडी के द्वारा हाई कमान तक पहुंच जाती हैं, फिर आपका धीरे से नुकसान शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत सी बातें आपको मैंने बताया है। और सत्संगी भी बनिए, चरित्रवान बनिए, गुणवान बनिए, महान बनिए, विद्वान बनिए, बुद्धिमान बनिए, विवेकवान बनिए, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। और निर्भय रहिए, शर्माइए मत, संकोच मत कीजिए, और हंसते हंसते सब कार्य करने के लिए आप तैयार रहिए। धन्यवाद, शुभकामना। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।